शुरू करते हैं आज हम, है ना, लिटरेरी फॉर्म्स एंड, है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच। चलिए देखते हैं क्या होते हैं लिटरेरी फिगर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी को डेकोरेट करते हैं, लाइकवाइज अपनी भाषा को डेकोरेट करने के लिए जो साधन होते हैं उन्हें फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। लिटरेरी फॉर्म्स क्या होते हैं? लिटरेरी फॉर्म्स विधाएं होती है, एक ही बात को कहने की अलग अलग तरीके की विधाएं होती है। जैसे मान लो कि मैं कोई बात, है ना, अ, गद्य में कहूँ, है ना, प्रोज में कहूँ, उसी बात को मैं पोइट्री में कहूँ, फिर पोइट्री में भी कहूँ तो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे मैं मेरी उस बात को सोनेट में कहूँ, मेरी उस बात को ओड में कहूँ, है ना, या फिर प्रोज में देखें तो मैं मेरी उस बात को मैं स्टोरी में कहूँ, नॉवेल में कहूँ, या फिर ऐसे में कहूँ, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? लिटरेरी फॉर्म्स हो गए। और फिगर्स ऑफ स्पीच वो हो गए जो हम एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑर्नामेंटेशन ऑफ आवर लैंग्वेज, है ना, और द टूल्स टू डेकोरेट आवर लैंग्वेज, वो हो गए फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है। देखो अभी हम देखते हैं इसमें, figures of speech are used to make a verse or sentence, poetry or prose impressive, impressive बनाने के लिए, just as ornament decorate the body of a lady and add to her beauty. In the same way, figures of speech add to the beauty and effectiveness of language. They represent a kind of indirect way of speaking. देखो एक word यूज आया है, indirect way of speaking, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग नहीं, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। जैसे मान लो कि आपको कोई बहुत ही अगली लगता है ना, जिसकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, लुक दैट पिग। यानी पिग क्या है? पिग की हैबिट्स अच्छी नहीं होती, वो थोड़ा हेटफुल एनिमल है ना। तो हम उसकी तरफ यूं करके इशारा कर सकते हैं, लुक दैट पिग। तो ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग हो गई, डायरेक्ट वे ऑफ सेइंग नहीं हुई ना। डायरेक्ट वे ऑफ सेइंग तो क्या होती है? देखो वो कितना गंदा आदमी है ना, लेकिन हमने ऐसे नहीं कहा, उसको कुछ और कहा। जैसे किसी का चेहरा बहुत ही सुंदर होता है तो हम यूं कह सकते हैं, हर फेस इज लाइक द मून। यानी कि मून की जो एट्रीब्यूट्स हैं, मून की जो क्वालिटीज हैं, वो उसके फेस में आ गई। तो ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग हुआ, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग तो नहीं। डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग तो क्या होता? शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड हर फेस इज वेरी चार्मिंग। उसका चेहरा बहुत ही चार्मिंग है ना। हर फेस सूद्स आवर माइंड। उसका चेहरा हमारे दिमाग को शांति प्रदान करता है। ये सब बातें तो क्या हो गई? डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग हो गई। और इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग में हमने कह दिया हर फेस इज लाइक द मून। किस लिए? टू ब्रिंग विविडनेस, विविडनेस यानी वैविध्यता को लाने के लिए, है ना, थोड़ा मतलब वैरायटी लाने के लिए, इफेक्ट लाने के लिए, एंड ब्यूटी टू एक्सप्रेशन। और सबसे बड़ी बात है, एक्सप्रेशन में ब्यूटी ऐड करने के लिए हम ये चीजें करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेजर सेक्शंस। कुछ सेक्शंस बनाए हम मैंने, लेकिन क्योंकि आपके ये सारे सेक्शंस कोर्स में नहीं है, इसलिए हम ये बहुत ही शॉर्ट में जो जितनी भी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी फॉर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर बात करेंगे। बेसिस ऑन साउंड, साउंड के ऊपर बेस्ड हैं देखो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या है? हेड राइम है।
शुरुआत के कॉन्सोनेंट्स सेम होने चाहिए और उससे एक इफेक्ट बनता है ध्वनि का, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। असोनेंस, ये वोवल राइम है ना, यानी समान वोवल्स का उच्चारण होता है। इसी तरीके से कॉन्सोनेंस है, पन है, ओनोमेटोफिया है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, सिमिलैरिटी और लाइकनेस, जैसे सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ये रिजेम्बलेंस को लेकर के है ना, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, सिमिलैरिटी और लाइकनेस को लेकर के ये सारी की सारी चीजें हैं। जैसे अपोस्ट्रोफी हो गई, किसी को आवाज देकर के बुलाना। कंसीट हो गया, कंसीट क्या है, सिमिली और मेटाफर्स ही हैं लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, स्ट्राइकिंग है, थोड़े चौंका देने वाले होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्ट और राउंड अबाउट मैनर ऑफ सेइंग, घुमा फिरा करके कहने वाले। पैराडॉक्स हो गया, एंटिथेसिस हो गया, ऑक्सीमोरन, आयरनी, एपिग्राम, यूफेमिज्म, सर्कमलोक्यूशन, लिटोट्स, मियोसिस, ये कुछ हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ नेम्स, नाम बदलने वाले, है ना, मिटोनिमी, जैसे हम चेयर कह देते हैं चेयरमैन की जगह, वी शुड रिस्पेक्ट द चेयर, रादर वी शुड से वी शुड रिस्पेक्ट द चेयरमैन, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस डायरेक्ट वर्ड chairman, we say indirectly we should respect the chair, whosoever sits on the chair we should respect him, we should respect the chair, है ना। मिटोनिमी हो गया, सिनिक डकी हो गया, जैसे बेंगल्स रिप्रेजेंट विमेन, है ना, बेंगल्स औरतों को बता देता है, तो वो क्या हो गया, सिनिक डकी हो गया, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर, असर्सन, इंटरोगेशन, ये क्या है, स्ट्रक्चर पर है। असर्सन दावा हो गया, इंट्रोगेशन क्वेश्चन हो गया, एक्सक्लेमेशन जोर से कोई बात कहना हो गया, रिटोरिकल क्वेश्चन हो गए जिनमें केवल क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नहीं होता, केवल अपनी बात को स्वीकार करवाने के लिए क्वेश्चन किया जाता है। क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, बैथोज, हाइपरबली, एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, है ना, टोटोलॉजीज, ये सब क्या हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखते हैं आप एक एक करके जो आपने कोर्स में उसको देखते हैं। जैसे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के मीनिंग क्या है, सब नेम क्या है, एक तो हेड राइम हो गई, एक उसको हम इनिशियल राइम भी कह सकते हैं। इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, प्रारंभिक राइम। द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड्स, यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट्स, हाईलाइट किया है मैंने इसको, इनिशियल कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन एनी सीक्वेंस ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, किसी भी सीक्वेंस में, ये जरूरी नहीं कि एक लगातार हो ऐसा रिपीटिशन, हो सकता है एक वर्ड छोड़ करके हो सकता है दो वर्ड छोड़ करके हो सकता है तीन वर्ड छोड़ करके भी हो, लेकिन अगर सेम कॉन्सोनेंट शब्दों की शुरुआत में रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या है, वो एलिट्रेशन है। जैसे देखो तुम, लैंडस्केप, लवर, लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर एल का रिपीटिशन है, ल साउंड का रिपीटिशन है ना, ल साउंड। तो ये जो ल साउंड है, ये देखो लैंडस्केप के बाद में लवर और लॉर्ड, ये तीन एकदम सीक्वेंस में, और फिर लैंग्वेज के बीच में क्या आ गया, ऑफ आ गया, स्टिल इट इज एलिट्रेशन, फिर भी ये एलिट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है क्या, कईयों के पास में ये पन्ना नहीं, ले लो, बोले दे दो उसको। जैसे नॉर कास्ट वन लॉन्ग, वन लॉन्गिंग, लिंगरिंग, लुक बिहाइंड, तो लॉन्गिंग, लिंगरिंग, लुक बिहाइंड, तो ये लॉन्गिंग, लिंगरिंग, लुक, इसमें भी एलिट्रेशन हो गया। सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस, अब ये देखो, सिंग में स, सॉन्ग में भी स, और सिक्सपेंस में भी स, कोई इसमें वो कंटिन्यूटी की बात नहीं है, बीच में एक एक शब्द का गैप आ गया तो भी। इन समर सीजन, तो ये तो हो ही गया एलिट्रेशन। व्हेन सॉफ्ट वॉज द सन, तो यहां तक क्या है, एलिट्रेशन है। सॉफ्ट में, सन में, समर में, सीजन में, सब में, है ना, इन एनी सीक्वेंस,
when to the sessions of sweet silent thought. So sessions, sweet, silent. I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many a thing I sought, और फिर and with old woes new veil my dear times waste. तो देखो woes में, वेल में और डियर टाइम्स वेस्ट में क्या है, वह का रिपीटिशन है। तो ऊपर है ना से का रिपीटिशन है सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट में, और नीचे वाली लाइन में व का रिपीटिशन है, द रिपीटिशन ऑफ स एंड व साउंड्स। एंड वेव्स ऑफ शैडो, अब दो वर्ड का गैप आ गया, वेव्स ऑफ शैडो, वेंट, अब वेव्स और वेंट इसमें एलिट्रेशन हो गया है, ठीक है ना। ओवर द वीट, वीट फिर वह है, तो यानी 3 बार वह आ गया। वेव्स ऑफ शैडो वेंट ओवर द वीट, लेकिन ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। यानी हमने ये देखा इन एनी सीक्वेंस ऑफ ए लाइन, है ना, कोई भी सीक्वेंस में एक लाइन में यदि इनिशियल कॉन्सोनेंट्स सेम हैं, उनकी साउंड सेम है, तो आप उसको एलिट्रेशन कह सकते हो। मैंने कहा कॉन्सोनेंट्स केवल उसमें वोवल डिफर हो सकते हैं, जैसे देखो वेव्स में वोवल अलग है, वेंट में अलग है, वीट में अलग है कि नहीं, लैंडस्केप में अलग है, लवर में अलग है, लॉर्ड में अलग है, लैंग्वेज में अलग है, वोवल तो अलग है ना, लेकिन कॉन्सोनेंट्स सेम है, इसलिए ये क्या हो गया, एलिट्रेशन। रुइन सीजेस दी रूथलेस किंग, अब देखो रुइन और रूथलेस इन दोनों में रे का रिपीटिशन है, क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, बिल्कुल। ओनोमेटोपोइया, समटाइम्स कॉल्ड इकोइज्म, कई बार इसको इकोइज्म भी कह देते हैं हम। इको होती है साउंड वैसी की वैसी, है ना, जैसे हम कहें ना ठक ठक, है ना, ठक ठक, खट खट, तो बेसिकली तुमने उस साउंड को ही नाम दिया है। ये साउंड जब होती है ना, अगर कोई यहाँ कील ठोक लगाए तो वो ठक ठक की साउंड ही आती है, दरवाजे पर कोई नॉक करे तो वो खट खट ही है ना। तो इस तरीके से हमने उस साउंड को ही नाम दे दिया, तो वो क्या हो गया, इको द सेंस हो गया, है ना, धड़ाम। अब धड़ाम क्या है, बेसिकली एक साउंड है, जब कोई चीज गिरती है या कोई व्यक्ति गिरता है ना, तो धड़ाम जैसी सी आवाज होती है। तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर साउंड को ही नेम दे दिया। तो जब हम उस साउंड का नाम लेते हैं ना, तो वो उस साउंड का सेंस हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है, इको द सेंस, है ना। समटाइम्स कॉल्ड इकोइज्म, onomatopoeia is applied to a word or a combination of words whose sound seems to resemble the sound it denotes or echo the sense, जैसे हिस, हाँ, जैसे फैन खड़ 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 कर रहा है ना। बज, रैटल, बैंग, बैंग यूं फटना, धमाका होना, बैंग। फिज, फिज, जैसे कोई तुम वो बोतल खोलते हो ना सॉफ्ट ड्रिंक की, फिज। पॉप, बेलो, अब जैसे गाय के रंभाने को बेलो कहते हैं, तो ये क्या हो गया, ओनोमेटोफिया वर्ड हो गया। रोर, शेर का दहाड़ना। क्रैश, लाइटनिंग क्रैश्ड, जैसे बिजली यूं गिरी गड़गड़ गड़गड़ करती हुई। प्लम्प, जैसे ये ऐसे, जैसे पंखा भी जैसे कर रहा है। डैश, धड़ाम, है। ट्रोन, ऐसे आवाज करना। फ्लटर, है, ऐसे। मरमर, धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज, मरमर। क्रैकल, चट चट की आवाज करना,
जैसे लकड़ियां जलते समय या बर्फ पिघलते समय करती है ना। क्रैकल। हाँ बेटा। रैटल, रैटल माने भी यही है, खड़खड़ करना। हाँ हाँ, चट चट खड़खड़ करना, आवाज करना। हाँ, यही रैटल है, रैटलिंग। जैसे मान लो कि डिब्बे में कोई चीज डाल दो ना तुम, डाल करके डिब्बे को ऐसे करो तो वो रैटलिंग साउंड होती है। जैसे देखो एग्जाम्पल्स देखो, द कर्फ्यू टोल्ज द नेल ऑफ पार्टिंग डे। टोल्ज, टोल का मतलब क्या होता है? आवाज करना, टन 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 टन, ऐसे। द कर्फ्यू टोल्ज द नेल ऑफ पार्टिंग डे। नेल का मतलब घंटी होती है ना। बीतते हुए दिन के लिए ये कर्फ्यू एक घंटी का सा काम कर रहा है। नाउ एंड अगेन केम द टोंग टिंग टोंग, टोंग टिंग टोंग ऑफ ए शीप बेल। द प्लेन्स droned in the sky। प्लेन्स ड्रोन कर रहे थे स्काई में। The rivers flowing in zigzag paths, rivers flowing in zigzag paths। zigzag भी ओनोमेटोफिया वर्ड है, हालांकि zigzag का मतलब आड़े तिरछे रास्ते होते हैं, लेकिन जब पानी यूं आड़े तिरछे रास्ते से निकलता है ना, तो वो आवाज करता है कल कल की, जब पानी टकराता है किनारों से, है ना, इसलिए zigzag paths। The thunder roared and the lightning crashed। ये देखो रोरिंग और क्रैशिंग वर्ड आ गया, इसलिए क्या है, एलिट्रेशन है। The doves in immemorial elms and murmuring of innumerable bees। तो देखो murmuring साउंड आ गया। I babble on the pebbles, babble, babble यानी जैसे बच्चों जैसी आवाज करना, तुतलाते हुए आवाज करना। I babble on the pebbles, I murmur under the moon and stars। हाँ? तो मरमर, babble, यानी हमने ये देखा कि ऐसे वर्ड्स जो किसी साउंड को बताते हैं या किसी साउंड का नेम है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओनोमेटोफिया वर्ड कहते हैं। ठीक है। सिमिली, इट इज एन एक्सप्लिसिट, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो एकदम अलग अलग चीजों के बीच में ये तुलना होएगी। एक्शंस और फीलिंग्स, कोई चीजें हैं या फिर कोई एक्शंस हैं या कोई फीलिंग्स हैं, लेकिन बिल्कुल अलग होंगी वो। यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक, एज और लाइक का उपयोग करते हुए। एंड समटाइम्स सो, और कई बार सो का भी उपयोग हम कर लेते हैं। जैसे मान लो कि योर वर्ड्स साइन, तुम्हारे शब्द तो चमकते हैं। सो डज द सन, जैसे सूर्य चमकता है ना। तो सो से भी क्या हो गया? सिमिली होगी, है ना। द ऑब्जेक्ट्स दस कंपेयर्ड हैव एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस। एक चीज रिजेम्बलेंस की होनी चाहिए, यानी एक चीज दोनों में तुलना करने के लिए बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, तुम्हारे शब्द शाइन कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य शाइन करता है, तो सूर्य की किरणें और तुम्हारे शब्द शाइन करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो देखो ये आई का कंपैरिजन हुआ किससे? क्लाउड से, है ना, बादल से। तो लोनली ऐसे कि भाई बादल भी अकेला, मैं भी अकेला। वॉन्डर्ड यानी कि एमलेसली रोमिंग, निरुद्देश्य घूमना, मैं भी निरुद्देश्य घूम रहा था, बादल भी निरुद्देश्य घूमता है ना। तो मैंने कहा आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बादल की तरह से मैं घूम रहा था अलमस्त। लाइक द स्टार ऑफ हेवन, लाइक का यूज आ गया, वैसे दिखते ही पता चल गया कि सिमिली आ गई।
जैसे ही हम लाइक देखें या एज देखें या सो देखें, समझ लें वहां से मिली है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लाइक द स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, thou art unseen, but I hear thy still delight, है ना। लाइक द स्टार ऑफ हेवन, जैसे सूर्य के, जैसे आसमान के सितारे हैं ना, इन द ब्रॉड डे लाइट, एकदम दोपहरी में आसमान के सितारे दिखते हैं क्या तुम्हें? नहीं दिखते, दिखने भी नहीं चाहिए, है? दिखें तो समस्या हो जाएगी, दिन में तारे दिखना अच्छी बात नहीं है? तो लाइक द स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश में सितारे नहीं दिखते, लाइकवाइज दाउ आर्ट अनसीन, तुम भी दिखते नहीं हो। लेकिन क्या सितारे होते नहीं है तो क्या दिखते भी नहीं है? नहीं, दिखते नहीं है तो क्या होते भी नहीं है क्या सितारे? होते तो हैं। जैसे ही सूर्य छिप जाता है, अस्त हो जाता है, हमें सितारे फिर से दिखने लग जाते हैं। सितारे तो वहां होते ही है, लेकिन सूर्य की रोशनी में नहीं दिखते। तो देखो पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस क्या है, कि जैसे सितारे हैं लेकिन दिखते नहीं है सूर्य की रोशनी में, वैसे ही तुम भी हो लेकिन तुम दिखते नहीं हो। वी हियर द स्टिल डिलाइट, हम तुम्हारी केवल ये हैप्पी है, जो तीखी शार्प और डिलाइटफुल वॉइस को ही हम सुनते हैं, केवल तुम्हारे केवल नोट्स ही सुनाई दे रहे हैं हमें। ये किसी चिड़िया को, किसी स्काईलार्क को, है ना, पोइट एड्रेस कर रहा है। Like the star of heaven in the broad daylight, thou art unseen, but I hear thy still delight. यानी the poet is comparing here skylark with the star of heaven. Look like a flower, पुष्प जैसा दिखो, है ना। पुष्प की क्या एट्रीब्यूट्स होती हैं, कि कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, इनोसेंट सा दिखता है ना, अपीलिंग होता है। तो लुक लाइक ए फ्लावर, पुष्प जैसा दिखो, बट बी अ सरपेंट अंडर इट, लेकिन उसके नीचे के सांप बन करके रहो। रहना सांप बन करके है, दिखना फूल जैसे है। शी इज एज मीक एज ए लैम, उतनी मीक है जितना कि लैम होता है। लता सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, ओनली स्वीट एंड वर्चुअस साउल लाइक सीजनड टिम्बर नेवर गिव्स। मीक, मीक सबमिसिव होता है, दब्बू है, मीक मॉडेस्ट सबमिसिव, है ना। मीक का मतलब होता है दब्बू, है ना। तो वो उतनी ही दब्बू है जितना कि एक लैम होता है। लैम किसी का सामना नहीं कर सकता, है ना, डरा हुआ होता है एकदम, है ना, डरपोक होता है, वैसा ही, वैसी वो है। ओनली ए स्वीट एंड वर्चुअस सोल, केवल एक प्रिय और गुणों से भरी हुई आत्मा ही, लाइक सीजनड टिम्बर। सीजनड का मतलब क्या होता है? जिसने सारी ऋतुएं देख ली हो, ऐसी। टिम्बर यानी इमारती लकड़ी। तो जैसे हमारे कहते हैं ना, जब हम गेट बनाते हैं या फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लाते हैं, तो वो हमारा कारपेंटर कह देता है कि इसको, है ना, सुखा दो थोड़े दिन धूप में, या कहीं किसी जगह रख दो ताकि ये सूख जाए, ताकि ये सारी ऋतुएं देख ले ये लकड़ी। जब ये पूरी सूख जाएगी ना, फिर इसका फर्नीचर बनाएंगे, लगभग साल भर सुखाने के बाद में। तब क्या होता है, फर्नीचर वो फोल्ड नहीं होता है, आंटा टेढ़ा नहीं होता है ना। तो लाइक सीजनड टिम्बर, जिस तरीके से सारी ऋतुएं देखी हुई इमारती लकड़ी गुणवान होती है ना, जल्दी से अपना स्वरूप नहीं बदलती, उसी प्रकार, है ना, स्वीट एंड वर्चुअस सोल भी चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ टाइम। समय के बदलते प्रवाह के साथ में वो सोल बदलती नहीं है। She looks as beautiful as the moon. He roars like a sun, like a lion. Sorry, he roars like a lion. हाँ, एक चीज देख लें, the comparison between the same kind of objects is a general comparison and not a simile. जैसे he behaves like his brother, ये तो क्या हो गया, ये तो जनरल कंपैरिजन हो गया, इसमें कोई सिमिली वाली बात नहीं हुई। लेकिन ही बिहेव्स लाइक ए फॉक्स, ये सिमिली हो गई, है ना। चलिए एपिक और होमरिक सिमिली देख लेते हैं। एपिक का मतलब क्या होता है? महाकाव्य, है ना।
तो होमर ने ही तो महाकाव्य लिखे थे ना, बड़े बड़े, है ना, इलियड और ओडिसी। क्या बेटा, क्या चीज? THOU, दाऊ, दाऊ माने यू होता है बेटा, ओल्ड फॉर्म है यू की, YOU, यू, है ना। एपिक और होमरिक सिमिली क्या होती है? जब बहुत सारी चीजों के साथ में कंपेयर किया जाता है, तो वो एपिक या होमरिक सिमिली हो गई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग टेल्ड सिमिली because in it the comparison is not confined to some one quality, but a number of qualities are compared, and the comparison is elaborated and spread over a number of lines. कई लाइंस तक वो चलता रहता है। Milton in his Paradise Lost and Alexander Pope in his The Rape of the Lock have made abundant use of it. मेटाफर, मेटाफर क्या है? इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है। इसमें एज, लाइक और सो जैसे शब्दों का उपयोग नहीं होता है, इसे हमें समझना होता है ना, बिना किसी इशारे के ही। इम्प्लाइड है ये, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? अंतर्निहित, अंतर्निहित तुलना है। जैसे आप किसी बच्चे को कहते हो ये आ गया मंकी, तो अब ये मेटाफर है, मंकी यहाँ पर मेटाफर है, किसके लिए? उस बच्चे के लिए। यानी तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये मंकी जितना शरारती है ना, ये बात है। मेरे पड़ोस में बहुत भेड़िए रहते हैं, तुम्हारे पड़ोस में कहाँ भेड़िए रहते हैं? सिटी वॉल्स हैं, नहीं, लोग ही भेड़िए हैं, है ना। तो बेसिकली भेड़िए रहते हैं, तुमने इतना ही बोला, लेकिन ये मेटाफर है, क्योंकि यू आर रेफरिंग टू योर नेबर्स, है ना, हु आर अकॉर्डिंग टू यू सेल्फिश लाइक वुल्व्स, है ना। तो सेल्फिश लाइक वुल्व्स बोलते ही तो क्या हो गया? सिमिली हो गई। एंड माय नेबर्स आर वुल्व्स, ये मेटाफर हो गया। और इससे भी, ये तो फिर भी समझने वाला मेटाफर है। और अगर मैं यूं कह दूं, अगर मैं यूं कह दूं वुल्व्स लिव नियर बाय मी, मेरे आसपास भेड़िए रहते हैं, तो अब ये अनस्टेटेड कंपैरिजन हो गया। देखा जाए तो तुम्हें कल्पना करनी होगी कि तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनको भेड़िया कहा जा रहा है ना, ये बात। Metaphor is an implied comparison in which there is comparison between two things, ideas, or actions without the use of words like, as, or so. In metaphor, the resemblance is assumed as an imaginary identity rather than directly stated. Referring to a man, अगर किसी आदमी की तरफ यूं इशारा करते हुए, that pig, देखो उस सुअर को, तो यानी आई एम कॉलिंग दैट मैन अ पिग, है ना, ही इज अ पिग, ये तो फिर भी सरल है। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, यानी जीवन की तुलना एक वॉकिंग शैडो से की गई है, तो ये तो समझ में आने वाली मेटाफर है ना। द सी ऑफ फेथ, यहाँ कैसे मेटाफर हुआ? द सी ऑफ फेथ, है ना, कैसे मेटाफर हुआ ये? या, हाँ, विश्वास, विश्वास की तुलना समुद्र से की गई है। द सी ऑफ फेथ, यानी समुद्र किसका? विश्वास का। यानी विश्वास क्या है? समुद्र है, समुद्र जितना गहरा होता है। द सी ऑफ फेथ। हर हार्ट इज मेड ऑफ स्टोन, है ना, तो यानी कि हार्ट की स्टोन से की हुई। वेरी गुड। द डॉन ऑफ लाइफ, यहां कैसे मेटाफर है? द डॉन ऑफ लाइफ,
नजदीक तो हो काफी। द डॉन ऑफ लाइफ, लाइफ की भोर से नहीं की गई है। लाइफ तो डे है, देखो लाइफ तो क्या है, डे है। चाइल्डहुड, द डॉन ऑफ लाइफ, है ना। यानी द राइटर इज टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड, बचपन की बात कर रहा है वो, है ना। चाइल्डहुड इज द डॉन ऑफ लाइफ, है ना। वो डे ब्रेक है, भोर है दिन का। हिज वॉइस इज सन, ये तो क्लियर है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये भी क्लियर कट है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये भी क्लियर है। नेसेसिटी क्या तुलना मदर से की गई है, मदर ऑफ इन्वेंशन से। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। अब देखो वेस्ट विंड की तुलना की गई है यहाँ पर। वेस्ट विंड को कहा गया है, क्या कहा गया है, ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, यानी यू आर द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर ऑटम सीजन। ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, यानी वेस्ट विंड इज कंपेयर्ड टू द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग और ऑटम्स एग्जिस्टेंस। Thou, from whose unseen presence the leaves dead are driven, तुम वो हो जिसके अनसीन प्रेजेंस से, तुम दिखते नहीं हो, तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस से द डेड लीव्स, मरी हुई पत्तियां, सूखी हुई पत्तियां, आर ड्रिवन, उड़ा करके ले जाई जाती हैं। लाइक घोस्ट्स, जैसे घोस्ट्स उड़ा दिए जाते हैं। फ्रॉम एन एनचांटर फ्लेइंग, जैसे मान लो कि कोई एनचांटर आता है ना, वो मंत्र बोलता है, उससे घोस्ट्स क्या होते हैं, फ्लीइंग होने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। उसी तरीके से जब तुम आते हो ना, तो ये डेड लीव्स जाने लग जाती है, यहाँ से भागने लग जाती है। तो देखो सिमिली भी है, और साथ ही साथ में सिमिली के साथ में एक चीज और है, क्या, मेटाफर भी है। सिमिली तो क्या है, डेड लीव्स आर कंपेयर्ड टू, डेड लीव्स आर कंपेयर्ड टू घोस्ट्स, है ना। डेड लीव्स, द डेड लीव्स आर ड्रिवन लाइक घोस्ट्स, एंड यू द वेस्ट विंड इज कंपेयर्ड टू एन एन्चांटर, मैजिशियन। और वेस्ट विंड की तुलना एक एन्चांटर से की जा रही है, मैजिशियन से की जा रही है। समझ में आई कि नहीं बात तुम्हें। तो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts. The dead leaves are driven like ghosts from an enchanter fleeing. Thou, तुम, just like an enchanter, ये just like का यूज लिखा नहीं है इसने, है ना। समझना ही है कि जैसे एनचांटर की उपस्थिति से घोस्ट्स गेट फ्लीइंग, घोस्ट्स भाग जाते हैं, लाइकवाइज, हैं, with thou, with you be present, with you be present, the dead leaves are driven, है ना, डेड लीव्स भाग जाती हैं। तो इसमें देखो एक चीज सीन है, एक चीज अनसीन है ना। तो जैसे तुम अनसीन हो, लेकिन एनचांटर सीन है। एनचांटर तो दिखता है, यानी अनसीन की तुलना सीन के साथ की गई है। उसी तरीके से डेड लीव्स तो सीन है, लेकिन घोस्ट्स अनसीन है। तो ये इनवर्स सिमिली हो गई यहाँ। Yellow and pale, yellow and black and pale and hectic red, pestilence stricken multitudes. अब देखो pestilence stricken multitudes, pestilence यानी epidemic, stricken यानी affected, epidemic affected, multitudes यानी crowd, है? भीड़। कौन है ये, कौन है pestilence stricken multitudes, ये dead leaves, dead leaves are enlikened to pestilence stricken multitudes. जैसे सड़कों पर
पड़े नहीं रहते थे क्या कोरोना के दौरान? लोग यूं मरे हुए, कोई उधर मरा हुआ, कोई इधर मरा हुआ। तो जिस तरीके से पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स सड़कों पर पड़े रहते हैं एपिडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, लाइकवाइज ये डेड लीव्स देखो पड़े हैं इधर इधर उधर। कोई लाल है, कोई पीली है, कोई ब्लैक है, कोई येलो है। Yellow and black and pale and hectic red, pestilence stricken multitudes. So the dead leaves are in likened to pestilence stricken multitudes. So here it is a metaphor because dead leaves are compared to pestilence stricken multitudes without the use of like, as or so. समझ में आ रही है कि नहीं बात एकदम क्लियर कट? ओ दाऊ तुम who chariotist to their dark wintry bed. तुम हो जो who chariotist, who drive, तुम हो जो ले जाते हो, who drives, किसको ले जाते हो? The winged seeds, पंख वाले बीजों को तुम ले जाते हो। बीजों को पंख वाले कहा है, क्यों? क्योंकि समय मिलते ही ये स्प्राउट आउट कर देते हैं, फिर से उग जाते हैं। इनके पंख लगे हुए हैं, डेड लीव्स नहीं है ना, ये जिंदा हैं, इसलिए इनको विंग्ड बोला है। ओ दाउ हु चैरियोटेस्ट हु ड्राइव्स द विंग्ड सीड्स, कहाँ ले जाते हो? टू देयर डार्क विंट्री बेड, अपने अंधेरे डार्क विंट्री यानी विंटर सीजन के टाइम में प्रिपेयर किए हुए बेड पर तुम ले जाते हो बीजों को, यानी तुम धरती में कहीं न कहीं उनको छुपा देते हो, है ना, बीजों को। वेयर दे लाई, जहां वो पड़े रहते हैं, कोल्ड एंड लो, ठंडे और दबे हुए। ईच लाइक ए कॉर्प्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉर्प्स यानी डेड बॉडी पड़ी रहती है। विद इन इट्स ग्रेव, अपनी ग्रेव में, अपनी कब्र में। अनटिल दाइन एजर सिस्टर, जब तक कि तुम्हारी ब्राइट ब्लू सिस्टर, चमकीली ब्लू कलर की सिस्टर नहीं आ जाती, ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो हर क्लैरियन, आकर के जब तक वो नहीं बजाती है अपनी तुरही ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, इस स्वप्निल पृथ्वी पर, इस सपनों में खोई हुई धरती पर, जब तक तुम्हारी सिस्टर स्प्रिंग आकर के अपनी क्लैरियन, अपनी तुरही, अपनी ट्रम्पेट नहीं बजाती है, तब तक वो विंग्ड सीड्स अपने विंट्री बेड में सोए हुए पड़े रहते हैं। एंड फिल, और फिर तुम्हारी सिस्टर आती है और भर देती है विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स। लिविंग ह्यूज यानी एकदम यूं जीवंत, ह्यूज यानी कलर्स, रंगों के साथ में, एंड ऑर्डर्स यानी फ्रेग्रेंसेस यानी सुगंधों के साथ में भर देती है। किसको? प्लेन एंड हिल, धरती, लैंड एंड हिल यानी माउंटेन्स, यानी धरती को भी और आसमान को भी वो भर देती है ना। तो देखो, O thou who chariotest to their dark wintry bed the winged seeds, where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until thine azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth and fill, driving sweet birds like flocks to feed in air. और देखो ये भर देती है धरती को, क्या करते हुए भरती है? ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, छोटी छोटी कलियों को ये बाहर निकालती ऑन स्प्रिंग, छोटी छोटी कलियों को बाहर निकालते हुए धरती को और माउंटेन्स यानी पर्वतों को भर देती है। किससे? फ्रेग्रेंसेस से, सुगंध से और कलर्स से। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक शेफर्ड अपनी फ्लॉक्स को बाहर लाता है टू फीड इन एयर। तो देखो, स्वीट बर्ड्स आर इन लाइकन्ड टू फ्लॉक्स। स्वीट बर्ड्स तो किसके समान हो गई? फ्लॉक्स के समान हो गई, यानी भेड़ों के समान हो गई, होई कि नहीं? तो जैसे, और ये जो स्प्रिंग सीजन जो हो गया वो किसके समान हो गया? यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, वो शेफर्ड हो गया, वो गडरिया हो गया। जैसे गडरिया
अपनी भेड़ों को खुले वातावरण में लेकर के आता है ना, वैसे ही स्प्रिंग सीजन क्या करती है, स्वीट बर्ड्स को बाहर लाती है। और ऐसा करते हुए वो धरती और पहाड़ों को खूबसूरत रंगों, चटकदार रंगों और सुगंधित हैं, हवा से भर देती। समझ में आई बात? पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी कि हियर द स्प्रिंग इज इन likened टू a shepherd. Spring is in likened to a shepherd. Though there is no mention of shepherd directly over here. यहाँ पर शेफर्ड का डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, आई wolves live nearby me. Wolves live nearby me. Here there is no mention of neighbor, but you get it through your sense. तुमने अपने सेंस से नेबर को निकाला। लाइकवाइज फ्लॉक्स को फीड इन द एयर, खुले में वातावरण में फ्लॉक्स को चराने के लिए कौन ले जाता है? शेफर्ड। So there is no need to mention shepherd. It is automatically understood, है ना? ये स्वतः ही understood है। Wild spirit. Now again wild spirit. Wild spirit किसको कहा है? वेस्ट इंडी इसको, वेस्ट विंड को। West wind is in likened to wild spirit. Wild spirit which art moving everywhere, huh? Which is moving everywhere, destroyer and preserver. Here, oh here. You are the destroyer of dead leaves and you are the preserver of winged seeds. तो ये डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर किसको कहा है? वेस्ट विंड को कहा है। इसलिए ये क्या है? मेटाफर। Be through my lips to unawakened earth the trumpet of a prophecy. यानी वेस्ट विंड को कह रहा है ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी, तुम मेरे लिए भविष्यवाणी की तुरही बन जाओ। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि ठंडी ऋतु आती है, यदि शीत ऋतु आती है, तो क्या बसंत दूर है? नहीं, है ना? द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन, है ना? सबसे अंधेरा समय कब होता है? जब सूर्योदय होने वाला ही होता है ना, उससे जस्ट पहले सबसे अंधेरा समय होता है रात का। यानी जब तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े ना, तो समझ जाना कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। ये बात। दाउ स्टिल, अब दूसरा देखो, दूसरी देखते हैं अपने। ये तो वेस्ट विंड हो गई, अब थोड़ा सा कीट्स की है। दाउ स्टिल अनरेवेस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ये अर्न को कहता है ना? अर्न, अर्न क्या होता है? अस्थि कलश, जिसके अंदर हम अस्थियां प्रिजर्व करते हैं। Thou still unravaged bride of quietness. तुम क्या हो? अनरेवेस्ड यानी अनडिफाइल्ड, अनटच्ड, प्यूरिफाइड, पायस, प्योर, चेस्ट, वर्जिन। तुम एकदम पवित्र ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस हो, शांति की वधु हो तुम। यानी तुम बेहद शांत हो, है? तुम्हारे जैसा शांत स्वरूप मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। Thou foster child, you are adopted child. तुम तो गोद लिए हुए बच्चे हो। गोद कौन लेता है? जिसके खुद के बच्चा नहीं होता है, वही तो गोद लेता है ना। तो जब गोद लिया हुआ बच्चा होता है ना, वो बहुत ही डियर होता है। तो दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तुम शांति और स्लो टाइम, धीमे 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 चलने वाले समय समय के तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो, गोद लिए हुए बच्चे हो। तो समय, यू नो, टाइम स्पेयर्स नन, टाइम रीप्स ऑल स्पेयर्स नन। समय सबको काट देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, लेकिन तुम्हें छोड़ रखा है। तुम तो वैसे ही हो जैसे शुरुआत में थे। क्यों? क्योंकि यू आर द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ स्लो टाइम। तुम समय के गोद लिए बच्चे हो, इसीलिए शायद समय ने तुम पर प्रहार नहीं किया, और तुम तो वैसे ही हो जैसे तुम शुरुआत में। Thou still unravaged bride of quietness, thou foster child
of silence and slow time. Sylvan historian, Sylvan का मतलब क्या होता है? Pastoral, है ना? Rural, Sylvan historian, तुम तो रूरल रिकॉर्ड कीपर हो, है ना? ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर जो कहानी लिखी गई है ना, वो किसी रूरल सेटिंग की है, किसी गांव की कहानी तुम्हारे ऊपर उत्कीर्ण की गई है। तो ये देखो, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस में मेटाफर है, फोस्टर चाइल्ड में भी मेटाफर है। किसको कह रहा है? अर्न को कह रहा है। सिल्वन हिस्टोरियन में भी मेटाफर है। Who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme? You can express a flowery tale. तुम अभिव्यक्त कर सकते हो एक जंगल की कहानी more sweetly than our rhyme, हमारी कविता से भी ज्यादा मीठे तरीके से। Oh, attic shape, fair attitude, fair attitude बोला है उसने उसको, है ना? एटीट्यूड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। फेयर एटीट्यूड, कि तुम तो केवल एब्स्ट्रैक्ट हो, हा? तुम एटिक शेप हो, यू आर अ शेप फ्रॉम एटिका, अ रीजन फ्रॉम एंशंट इजिप्ट, है ना? एंशंट इजिप्ट का कोई रीजन है एटिका, तुम वहां से आए हुए हो, तुम एटिक शेप हो, तुम फेयर एटीट्यूड हो, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडेंज ओवर रोट, तुम्हारे ऊपर यूं है एम्ब्रॉयडरी की हुई है, मार्बल के बने हुए आदमी और औरतें हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड ट्रोडन वीड, तुम्हारे ऊपर फॉरेस्ट की ब्रांचेज हैं, ट्रोडन वीड है? यानी कि दबा कुचला रास्ता है। एज दाउ, दाउ साइलेंट फॉरम, यू आर द साइलेंट फॉरम, तुम तो एकदम शांत स्वरूप हो। डज टीच अस आउट ऑफ थॉट एज डथ इटर्निटी, you teach us, you perplex us, you disturb us, huh? You basically makes us, you basically make us perplexed or surprised as the concept of eternity surprises us. जैसे शाश्वतता क्या है, कैसी होती है शाश्वतता, ये जैसे ये कॉन्सेप्ट हमें सरप्राइज करते हैं, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट भी, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, तुम्हें जब मैं देखता हूं तो मैं सरप्राइज हो जाता हूं। कोल्ड पेस्टोरल, तुम ठंडे, पेस्टोरल यानी गांव के चीज, पेस्टोरल ठंडा इसलिए क्योंकि मार्बल से बने हुए हैं, और जो मैन वेमेन जो हैं उसके ऊपर बने हुए वो मूविंग नहीं है, इसलिए ठंडे हैं, कोल्ड है। मेटाफर्स में ऑल्सो अपीयर एज वर्ब्स और एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में भी देखो मेटाफर्स होते हैं। ए टैलेंट में ब्लॉसम, है ना? अब देखो ये वर्ब है, ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? बाहर आना। तो ए टैलेंट में ब्लॉसम, कि प्रतिभा जो है ना, वो कभी भी उसके ऊपर बाहर आ सकती है, यानी वो फूल देने लग जाती है, फल देने लग जाती है। तो यानी टैलेंट को क्या कह दिया? टैलेंट को क्या कह दिया उसने, है ना? टैलेंट को पुष्प कह दिया उसने, बाहर से तुलना कर दी उसकी, है ना? द शिप प्लॉज द सी, इसमें भी मेटाफर है। कैसे? कैसे हुआ? शिप प्लॉज द सी में मेटाफर कैसे हुआ? हम्म, द शिप प्लॉज द सी, जैसे शिप, है ना, पानी को तो काटते हुए जाती है। मेटाफर कैसे हुआ? दो चीजें कौन कौन सी तुलना हुई यहाँ पर? दो कौन कौन सी चीजों की तुलना की गई है, ये बताओ। शिप की तुलना किससे की गई है? हम्म, फार्मर से। प्लॉइंग कौन करता है? प्लो, प्लो कौन करता है? फार्मर करता है। खेत जोतने का काम किसका है? फार्मर का है ना? द शिप प्लॉज द सी, शिप ने खेत को जोत दिया, जैसे फार्मर लैंड को जोतता है ना?
ये देखो, मेटाफर्स में अपीयर इन लॉन्ग इडियोमेटिक फ्रेजेज, बड़े बड़े इडियोमेटिक फ्रेजेस में भी मेटाफर आ सकता है। जैसे टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, तो यहाँ पर बेबी क्या है, बेबी एक सिग्निफिकेंट थिंग है, यानी कि तुम एक महत्वपूर्ण चीज को भी अबेंडन कर देते हो, महत्वपूर्ण चीज को भी तुम जेटिसन कर देते हो, फेंक देते हो महत्वहीन चीजों के साथ में। तो इसका मतलब है टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, है ना, कि तुमने तो बच्चे को ही पानी के, नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक दिया, यानी कि वी हैव डन अ रिडिकुलस थिंग, है ना, टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। तो यहाँ पर बेबी क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज है। A rolling stone gathers no moss, रोलिंग स्टोन चलता फिरता आदमी, है ना, से रोलिंग स्टोन जो हमेशा अपने नॉलेज को अपडेट करता रहता है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, उसके ऊपर कभी काई नहीं जमती। तो ये मेटाफर हो गया, है ना, उसके लिए। तो ये देखो, इस तरीके से हमने ये देखा, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। देखो, साथ साथ में चीजें नोट करते रहा करो, कोई वर्ड्स हैं, कोई मीनिंग्स हैं, है ना। यू आर टू एनरिच योर डिक्शनरीज ऑल द टाइम, दिन भर अपनी डिक्शनरीज को अपडेट करते रहें, केवल यूं पैसिव लिसनर्स ना बने, है ना। नोट करते रहें चीज़ों को। बहुत सारे मीनिंग्स आए थे, है ना, इसमें सारे मीनिंग्स मैं शायद तुम्हें क्लासरूम में नहीं बता पाऊंगा, तुम्हें खुद एक्टिव रह करके उनको नोट डाउन करना है कि अच्छा ये मीनिंग था, ये था, इसका कंपैरिजन इसके साथ में हुआ। बी एक्टिव ऑल द टाइम, बी अलर्ट, ऐसे, है ना, अलर्ट रहो एकदम हर समय कि हम नया क्या सीख सकते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन नया आया यहाँ पर, क्या वर्ड नया आया, है ना, उन सारी चीज़ों को देखो, ये चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा कंफ्यूजेबल वर्ड्स की बात कर लेते हैं। बाहर कोई है तो देख लो, उनको बुला लो अंदर, देख लो निर्मला, बाहर देख लो, फर्स्ट ग्रेड वाले कोई बच्चे हैं तो उनको बुला लो। क्या हुआ? ये रख दो, देखो उधर, ये उधर रख दो, ले लेंगे वो लोग। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, है ना। देखो, ये कई तो स्पेलिंग में एक जैसे से दिखेंगे आपको, कईयों में उच्चारण एक जैसा होगा, है ना, लेकिन मीनिंग में शार्प डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट्स, और एक्सेप्ट के अलावा, है ना, लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। यू शुड वर्क, यू शुड वर्क हार्ड एक्सेप्ट टेलिंग स्टोरीज ऑल द टाइम। हर समय कहानियां कहने के अलावा तुम्हें कठिन परिश्रम भी करना चाहिए, एक्सेप्ट, है ना। और देखो, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट अपेक्षा करना, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो ये क्या है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। अडॉप्ट अपनाना या गोद लेना, जैसे अडॉप्टेड चाइल्ड हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, है ना, साइलेंस एंड स्लाउ टाइम का अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्ट। अडेप्ट निपुण और प्रोफिशेंट, प्रोफिशेंट का मतलब होता है स्किलफुल। अडेप्ट, ही इज हाईली अडेप्ट एट मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स में वो बहुत निपुण है। शी इज अडेप्ट एट टीचिंग, वो पढ़ाने में बहुत अडेप्ट है, यानी स्किलफुल है, निपुण है। अडेप्ट, एट आता है। अडेप्ट, ये अडेप्टेशन, वी शुड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। अडेप्ट, ढलना, टू चेंज अकॉर्डिंगली। अडेप्शन, हम कहते हैं ना अडेप्शन होते हैं, यानी जैसे जो जानवर जहाँ के होते हैं ना, उनको भगवान वैसी वैसी चीजें देता है, वो उनका आवास एवं अनुकूलन हमने पढ़ा था, है ना। अडेप्शन, वो वाला अडेप्शन। अडेप्ट, यू शुड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। तो देखो, अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट। अजर्न, कार्यवाही रोकना, जैसे द हाउस इज अजर्न्ड फॉर द डे, वी ऑफन से आज हाउस अजर्न हो रहा है। अजज, अजज यानी डिसीजन लेना, निर्णय लेना। वी आर टू अजज सर्टन थिंग्स, वी आर टू अजज सर्टन थिंग्स, हमें कुछ चीजों का निर्णय लेना है? और पोस्टपोन यानी स्थगित करना। अजर्न क्या है? कार्यवाही को रोकना होता है ना। और पोस्टपोन, टू अरेंज फॉर एन इवेंट टू टेक प्लेस एट अ लेटर टाइम और डेट देन ओरिजिनली प्लान्ड, है ना। ये पोस्टपोनमेंट होता है। जैसे मान लो कि मीटिंग चल रही है ना। चलती हुई मीटिंग को मैं कह दूं कि भाई द मीटिंग इज गोइंग टू बी अजर्न्ड फॉर द डे, आज के दिन मीटिंग अजर्न की जाती है बिकॉज आई हैव गॉट सम अर्जेंट कॉल, कोई कॉल आ गया है मेरे। तो ये चलती हुई मीटिंग को रोक करके आगे के दिन में कैरी फॉरवर्ड करना, ये अजर्नमेंट है, ठीक है। और पोस्टपोन क्या होता है? जैसे मैंने मेरी क्लास ही पोस्टपोन कर दी बिफोर इवन कमिंग टू दिस क्लास, मैंने पहले ही कह दिया कि योर क्लास इज पुट ऑफ फॉर 2 days, 2 दिन के लिए तुम्हारी क्लास पुट ऑफ की जाती है ना। ये दोनों में अंतर है, पोस्टपोनमेंट में और अजर्नमेंट में, ठीक है। अब देखो, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट तो क्या हो गया? एक को छोड़ करके एक, है ना। विल हैव will have grammar classes on alternative on on alternate days, will have grammar classes on alternate days, यानी जैसे on Sunday we'll have the class for vocabulary, and on Monday we'll have the class for grammar, and again on Tuesday we'll have the class for vocab, and on Wednesday we'll have the class of grammar. तो ये क्या हुई? ऑल्टरनेट डेज है। आई गो देयर ऑन ऑल्टरनेट डेज, एक के बाद एक दिन के बाद में एक एक दिन छोड़ करके वहां जाता हूँ, ऑल्टरनेट, है ना। और ऑल्टरनेटिव क्या हो गया? ये तो विकल्प हो गया। आई ऑफन से देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू टीचर्स, टीचर्स का कोई विकल्प नहीं है। देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? विकल्प। और ऑल्टरनेट इज इंटायरली डिफरेंट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? हाँ, एक निश्चित पैटर्न में कुछ चीजों को, कुछ दिनों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना, ये हो गया ऑल्टरनेट। ऑरल, ये यूज से संबंधित हो गई, ऑरल ए यू से, है ना। और ओ आर एल, ओरल, ये मौखिक हो गया, है ना। ऑरल, ऑरल, ऑरल अप्रोच, ऑरल ए यू, ऑरल मौखिक, है ना। ऑरल, ऑरल अप्रोच वी ऑफन से। ऑडियो से तुम ले सकते हो ना, AUDIO, ऑडियो, ऑडियो सुनते हो। वैसे ही AURAL, ऑरल, ऑरल यानी सुनने से संबंधित, ठीक है ना। असेस, असेस सॉरी, एक्सेस, एक्सेस माने पहुंच।
ACCESS, एक्सेस। एक्सेस माने होता है पहुंच और अप्रोच, है ना। हैव यू गॉट एनी एक्सेस टू, हैव यू गॉट एनी एक्सेस टू दैट स्टेशन, तुम्हारी उस स्टेशन तक पहुंच है क्या कोई? हैव यू गॉट एनी एक्सेस टू दैट मैन, उस आदमी तक कोई पहुंच है क्या? एक्सेस, एक्सेस माने पहुंचना। और एक्सेस, एक्सेस माने तो प्रचुर होना। आई हैव गॉट एक्सेस फूड, यू मे हैव इट, तुम ले सकते हो, एक्सेस फूड है। एक्सेस एंड एक्सेस। अब देखो अवर्स, अवर्स का मतलब तो क्या होता है ना, नापसंद करना, या फिर ओपोज्ड, बी ओपोज्ड टू, ओपोज्ड भी होता है, अवर्स का मतलब एडजेक्टिव भी होता है अवर्स। आई एम अवर्स टू एनी चेंज, आई एम ओपोज्ड टू एनी चेंज, अवर्स, है ना। और देखो एडवर्स, एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, है ना। वी ऑफन टॉक अबाउट एडवर्स सिचुएशंस, वी शुड नेवर गिव इन अंडर प्रेशर, वी शुड फेस एडवर्स सिचुएशंस, and we should not be averse to our profession, we should not be averse to our job, हमें हमारे जॉब के प्रति नापसंदगी का भाव नहीं होना चाहिए। एडवाइस ये नाउन है और एडवाइज ये वर्ब है ना। she gave me a piece of advice, she gave me a piece of advice, CE है ना। we need advice in every walk of our life, एडवाइस बोला। और my mother advises me on every issue, our teachers advise us on every matter, advise ये वर्ब हो गई, है ना। अफेक्ट ये वर्ब है और इफेक्ट ये नाउन है, देखो, है ना। एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अस मोस्ट, हमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? एनवायरनमेंट करता है। एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अस मोस्ट, अफेक्ट बोला मैंने। आई एम बैडली अफेक्टेड, अफेक्टेड बोला मैंने, आई एम बैडली अफेक्टेड, इफेक्टेड नहीं बोला, क्योंकि इफेक्ट तो इड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इफेक्ट में तो वर्ब है ही नहीं, तो ईडी कैसे लगाओगे? अफेक्टेड, अफेक्टेड पीपल, स्टूडेंट्स आर बैडली अफेक्टेड। और इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव। यू नो, दिस इज एन इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, द इफेक्ट ऑफ गुड हैबिट्स, द इफेक्ट ऑफ स्टडीज, अध्ययन का प्रभाव, है ना, वो इफेक्ट होता है। एपोजिट उपयुक्त, प्रॉपर, और ऑपोजिट इन फ्रंट ऑफ या कॉन्ट्रेरी, एपोजिट। इट्स एन एपोजिट एटीट्यूड ऑफ योर्स, ये तुम्हारा अच्छा उपयुक्त एटीट्यूड था, बिफिटिंग टू द पार्टी, है ना। एपोजिट, opposite, you should not be opposite, you should not be opposite of good things, you should not be opposite of good things, है ना। opposite to भी ले सकता है, you should not be opposite to good things, अच्छी चीजों के लिए तुम्हें opposite नहीं होना चाहिए। और I am quite opposite to you, मैं बिल्कुल तुम्हारे से opposite हूँ, यानी जैसा तुम सोचते हो ना, मैं उससे बिल्कुल विपरीत, opposite। amend, to improve, अमेंडमेंट, हम वी ऑफन टॉक अबाउट अमेंडमेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वी ऑफन टॉक अबाउट, है ना। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अमेंड दीज लॉज, सरकार इन लॉज को बहुत जल्द ही अमेंड करने जा रही है, यानी सुधार करने जा रही है ना।
यू शुड अमेंड योर ऐसे समटाइम, तुम्हें अपने ऐसे को अमेंड करने की जरूरत है, यानी सुधार करने की जरूरत है। और amend, to remove the mistakes, amend. The editors often amend, the editors often amend the articles. एडिटर्स क्या करते हैं, आर्टिकल्स को इमेंड करते हैं, उनमें से गलतियां निकालते हैं। टीचर्स जनरली इमेंड द एसेज रिटन बाय अस, हम जो एसेज लिखते हैं ना उनको टीचर्स इमेंड करते हैं, है ना, उनमें गलतियां निकालते हैं, है ना, इमेंड। अमोरल, अमोरल का मतलब अमेंड है बेटा। क्या क्या कह रहे हो? अमेंड, जैसे मान लो कि व्हेन यू, सीधी सी बात है, देखो जब आप किसी चीज में सुधार करने की कोशिश करते हैं ना, वो अमेंडमेंट होता है ना। जैसे मान लो कि तुमने एक शब्द यूज लिया और मैंने कहा कि देखो भाई ये शब्द यूज नहीं लेकर के तुम्हें ये शब्द यूज लेना चाहिए, ये क्या है, ये अमेंडमेंट है, उसको मैंने इम्प्रूव किया है, तुम्हारी स्पीच को इम्प्रूव किया है ना। जैसे मान लो कि लॉ है कोई, उस लॉ में कोई धारा पुरानी हो गई, है ना, वो गलती नहीं थी, वो उस समय का रूल था कि उस समय मान लो कि अ, कोई ऐसा सिस्टम था कि 3 लैंग्वेजेस ली जा सकती थी, लेकिन फर्दर द गवर्नमेंट अमेंडेड द रूल एंड नाउ ओनली 2 लैंग्वेजेस कैन बी ऑप्ट, है ना, कैन बी ऑप्टेड। अब केवल 2 ही लैंग्वेजेस ली जा सकती हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन की कोई गलती नहीं निकाली है, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे रिटर्न पीस में कोई गलती है, कोई ग्रामेटिकल एरर है, या कोई स्पेलिंग का कोई एरर है, या कोई प्रोनाउंसिएशन का एरर है, वो एरर स्पॉट आउट किया जाता है, तो वो इमेंड है ना। टीचर्स ऑफन इमेंड आर मिस्टेक्स, टीचर्स ऑफन स्पॉट आउट आर मिस्टेक्स, है ना, एंड देन दे सजेस्ट सर्टन अमेंडमेंट्स, फिर वो धीरे से बाद में उसमें अमेंडमेंट्स सजेस्ट करते हैं, ये अंतर है। आई बात समझ में? अब क्लियर हो गया, है ना। तो मिस्टेक्स आर इमेंडेड, है ना, मिस्टेक्स आर इमेंडेड, और एक्सप्रेशंस आर अमेंडेड, अमेंड होगा, अमेंडमेंट होगा, बिल्कुल। अमेंड एक पॉजिटिव वर्ब है, इमेंड थोड़ा सा डेरोगेटरी है। अमोरल, जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं ना, अमोरल होते हैं, दे आर नाइदर इमोरल और मॉरल, नॉर मॉरल, दे आर नाइदर इमोरल नॉर मॉरल, दे आर अमोरल। आर एडवोकेट्स आर अमोरल, दे फाइट फॉर द कॉज ऑफ देयर क्लाइंट्स। अगर मैंने मर्डर कर दिया है and even I have paid fee to my advocate, he'll definitely fight for me. He happens to be an amoral person, वो अमोरल है ना, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो इस नीति की धारणा से परे है। और इमोरल, ये तो क्या है, ये अनैतिक हो गया। वी शुड कीप अवे फ्रॉम इमोरल थिंग्स, इमोरल चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, अनैतिक चीजों से दूर रहना चाहिए, है ना, ये चीज है। अमोरल और इमोरल समझ में आ गई बात। अमोरल यानी कि कोई सेंस ही नहीं है मोरालिटी का या इमोरलिटी का, वो अमोरल है ना? अल्यूजन, अल्यूजन तो सॉरी, अप्रेज और अप्राइज, अप्रेज, सेल्फ अप्रेजल वी ऑफन टॉक अबाउट,
self appraisal is not a good thing. You should not appraise yourself all the time. खुद की बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, है ना. अप्रेज, खुद का मूल्यांकन, है ना. सेल्फ अप्रेजल, खुद का मूल्यांकन खुद क्या करेगा, है ना. या करो तो कर भी सकते हो. अप्रेज का मतलब ये होता है, सेल्फ अप्रेजल थोड़ा सा टफ टास्क है वैसे तो, हर कोई आदमी कर नहीं सकता. और अप्राइज, जैसे मान लो कि किसी को किसी सूचना से युक्त करना. शी अप्राइज्ड मी ऑफ दैट न्यूज. शी अप्राइज्ड मी ऑफ दैट न्यूज. उसने मुझे खबर दी थी. शी अप्राइज्ड मी ऑफ योर रिजल्ट. उसने मुझे तुम्हारे रिजल्ट की खबर दी थी, है ना. शी अप्राइज्ड मी ऑफ भी लेता है, देखो. शी अप्राइज्ड मी ऑफ योर रिजल्ट. आपको मेरे रिजल्ट की सूचना किसने दी? कि शी अप्राइज्ड मी ऑफ योर रिजल्ट, उसने दी, है ना. ये बात है. अप्रेज और अप्राइज. अल्यूजन. अल्यूजन तो क्या होता है? लिटरेरी अल्यूजन्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं. व्हेन आई से कि उसके और मेरे बीच में तो कृष्ण और सुदामा का संबंध है. तो until or unless you know Krishna and Sudama, you won't find the meaning of my this line. कि मैं और उसमें तो कृष्ण सुदामा का संबंध है. तो अब कृष्ण तो कौन था, सुदामा कौन था, ये पासिंग रेफरेंस हो गया. इसे कहते हैं अल्यूजन. ये लिटरेरी अल्यूजन हो गया, है ना. जैसे एक्लीज हील में लिटरेरी अल्यूजन है. अनटिल और अनलेस यू नो एक्लीज. गॉर्जियन नोट, इसमें लिटरेरी अल्यूजन है. जब तक तुम गॉर्जियन को नहीं जानोगे ना, जिसने गॉर्जियन नोट लगाई थी, एक बहुत विशाल का एक गांठ लगा दी थी कि इसको जो काटेगा ना वही एशिया को जीतेगा. तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने उस गॉर्जियन नोट को काट दिया था तलवार से, खोलने की बजाय उसने उसको काट दिया. तो तब से वो कहावत चल पड़ी, कट द गॉर्जियन नॉट, है ना. कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान कौन करेगा, है ना. हु इज गोइंग टू कट दिस गॉर्जियन नॉट, है ना. ये चीज है. तो ये गॉर्जियन क्या हो गया? लिटरेरी अल्यूजन हो गया, पासिंग पासिंग ऑन रेफरेंस हो गया, है ना. इल्यूजन. इल्यूजन तो क्या होती है? प्रवंचना होती है, भ्रम होता है ना. यंगस्टर्स often remain in illusions, है ना. They remain in elusive world around them. This this social media is nothing but a kind of illusion. ये illusion है, ये भ्रम है ना. और disillusionment क्या होता है? disillusionment होता है जब आपका कोई आदर्श जिसमें आपका पूरा विश्वास हो, वो आदर्श जब भंग हो जाता है ना, तो डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है. जैसे मान लो कि तुम सोचते हो कि सर बहुत अच्छे हैं, एंड व्हेन यू सी मी डूइंग सम एंटी सोशल एक्टिविटीज, यू विल डेफिनेटली फॉल विक्टिम टू डिसइल्यूजनमेंट. अरे सर जैसे व्यक्ति भी ऐसे हो सकते हैं क्या? फिर किसका भरोसा करेंगे? ये डिसइल्यूजनमेंट है ना. तो हमने देखा ना, क्या देखा? अल्यूजन और इल्यूजन और डिसइल्यूजनमेंट. आगे देख लिया. अस्पायर, है ना. वी ऑलवेज अस्पायर टू गो हाई. वी ऑलवेज अस्पायर टू गो हायर. आगे से आगे बढ़ने की हमारी अस्पायर होती है, एस्पिरेशन इसी से ही बना है. और एक्सपायर, है ना. दिस मेडिसिन हैज एक्सपायर्ड. मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, अवधि पार हो जाना. असेंट. असेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट, स्वीकृति. बिफोर यू गो आउट यू जनरली गेट असेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, है ना. स्वीकृति लेते हो अपने पेरेंट्स से, असेंट है. और अगला क्या देखो? असेंट. इसका भी प्रोनाउंसिएशन असेंट ही है, ASCENT. द प्रोनाउंसिएशन इज वन एंड द सेम, सेम ही प्रोनाउंसिएशन है. असेंट. असेंट का मतलब चढ़ाई, है ना. द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और मूविंग अप, है ना. आफ्टरवर्ड्स विल हैव अ शार्प असेंट. इसके बाद में ना बहुत तीखी असेंट है. असेंडिंग ऑर्डर यू माइट हैव हर्ड,
एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर यू माइट हैव हर्ड। तो ये वो वाला असेंट है ना। असेंट का मतलब राइज, लेफ्ट, एलिवेशन, यूं ऊपर की ओर जाना। अब ये क्या हो गया, अक्सेंट। अक्सेंट, द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, हाउ यू स्पीक, लहजा बोलने का। योर एक्सेंट इज लिटिल बिट डिफरेंट, तुम्हारा एक्सेंट थोड़ा सा अलग है। स्लैंग कह सकते हैं हम इसको, बोलने का लहजा, तरीका, है ना। एक्सेंट, अ वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। बिसाइड, है ना, बहुत ही सिंपल है, यानी कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ मेरे पास बैठो, बिसाइड। और बिसाइड्स, इन एडिशन टू, यू शुड वर्क हार्ड, बिसाइड्स कमिंग टू दिस क्लास, यानी इन एडिशन टू कमिंग टू दिस क्लास यू शुड वर्क वेरी वेरी हार्ड एट योर होम्स। घर पे तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम भी करना चाहिए, है ना। बिसाइड्स, ब्रिडल, हेड गियर, यानी लगाम हो गई, हेड गियर, तो के मुंह के ही तो बंधी हुई होती है ना, जैसे अपने गियर चेंज करते हैं वैसे ही घोड़े के लिए, बेचारे के लिए हेड गियर है वो। हेड गियर ऑफ हॉर्स, लगाम हो गया, ब्रिडल। और ब्राइडल, दुल्हन का हो गया, ब्राइडल ड्रेसेस वी ऑफन टॉक अबाउट। एंड यू शुड नेवर, यू शुड नेवर लीव द ब्रिडल ऑफ ए हॉर्स, है ना। घोड़े की लगाम कभी नहीं छोड़नी चाहिए, लगाम हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। ऑलवेज कीप द ब्रिडल ऑफ द हॉर्स इन योर हैंड्स। एंड आर यू गोइंग टू बाई ए ब्राइडल ड्रेस फॉर योर डॉटर? ब्राइडल। बेनिफिशियल, यूजफुल। और बेनिफिशियरी, है ना। जैसे मान लो कि हाउ मैनी बेनिफिशियरीज आर देयर ऑफ दिस प्लान, इस योजना के बेनिफिशियरीज कितने हैं, यानी कि इस योजना से लाभ उठाने वाले लोग कितने हैं, है ना। द सक्सेस ऑफ ए वेलफेयर स्कीम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द बेनिफिशियरीज, कि कोई वेलफेयर स्कीम कितनी सफल हुई, इसका आकलन कैसे होगा, इसका आकलन ऐसे होगा कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज देखे जाते हैं, कि कितने लोगों ने लाभ लिया भाई। 10,000 लोगों ने लाभ लिया, ओ तब तो ये वास्तव में एक वेलफेयर स्कीम थी। अदरवाइज सरकार मान लो कि एक बहुत बड़ी यूं घोषणा कर दे कि मैं इतने 1 करोड़ रुपए दूं, हम 1 करोड़ रुपए देंगे उस व्यक्ति को जो है ना ओलंपिक का मेडल जीत करके लाएगा, तो ये बेनिफिशरीज इसके कितने होंगे, बहुत कम, है ना। तो ये केवल योजना, बजट योजना हो गई, केवल लुभावनी, लोक लुभावन योजना हो गई। इट इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड पर तो है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कि ये है कि 1 करोड़ रुपीज विल बी अवार्डेड टू द प्लेयर्स हु प्ले और विन एटलीस्ट मेडल्स एट नेशनल लेवल, अब ये ठीक है। तो नेशनल लेवल पर जीतने वाले लोग बेनिफिशरी ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल, है ना। टी इज बेनिफिशियल फॉर अस, चाय हमारे लिए लाभदायक होती। मिल्क एज अ होलसम ड्रिंक, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, गुड फॉर अस। बेयर, देखो बेयर माने झेलना। आई कांट बेयर इट एनी लॉन्गर, अब मैं ये सब कुछ नहीं झेल सकता, आई एम गोइंग अवे, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बेयर, और बेयर माने बिना। चिल्ड्रन यू नो वॉक बेयर फुट, है ना। बच्चे चप्पलों के बिना घूमते हैं, बेयर बिना, है ना, विदाउट। तो बेयर का एक तो मीनिंग हो गया टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड डील विद समथिंग अनप्लीजेंट, और दूसरा बेयर वो भालू हो गया, है ना। उसको भी हम बेयर ही कहते हैं, BEAR, यही होता है बेयर। आई सॉ ए बेयर इन द फॉरेस्ट, जंगल में मैंने एक भालू देखा। और ये बेयर बिना। और फिर देखो BEER, बियर, ये तो शराब होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक है। और बार, ये वो जगह होती है जहां पर शराब मिलती है। बोअर, ये सुअर, जंगली सुअर को कहते हैं हम बोअर। बोअर युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों का
किसका हुआ था पता नहीं, है ना? एक बोवर युद्ध हुआ था शायद, बोवर वॉर, बोवर सुअर। हम्म, हाँ शायद, हाँ हाँ हाँ, अफ्रीका में हुआ था, सही बात। बोर, बर्दाश्त करना। हाँ, तो ये बेयर का सेकंड फॉर्म हो गया, बेयर बोर बोर्न, है ना? बोर, बर्दाश्त करना, और साथ में ये पैदा करने का भी, है ना? है ना? माई मदर बोर मी, तो आई वॉज बोर्न, पैसिव में हम बना देते हैं। माई मदर बोर मी इन 1977, आई वॉज बोर्न इन 1977, है ना? तो ये पैसिव हो गया, बेयर बोर बोर्न। और BORNE अगर हो जाता है ना, तो वो बेयर की सेकंड फॉर्म होती है, झेलना की सेकंड फॉर्म हो गई। और BORN बोर्न होता है, तो वो जन्म देना की थर्ड फॉर्म हो गई, है ना? बेयर बोर बोर्न, ये तो बेयर की थर्ड फॉर्म हो गई BORNE। और BORN, ये जन्म देना अर्थ में थर्ड फॉर्म हो गई, बेयर। बेयर माने जन्म देना भी होता है। किसकी? बोर, BORE, बोर सेकंड फॉर्म है ना? हाँ, तो बोर सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट में बताओ तुम, बेयर, बेयर। नहीं नहीं, बेयर माने जन्म देना भी होता है। हाँ, बेयर माने जन्म देना भी होता है, बिल्कुल। गिव बर्थ मीनिंग है बेयर का। ओल्ड यूज हो गया लेकिन थोड़ा, लेकिन है इसका मीनिंग। लेकिन बॉर्न ज्यादा चलता है आजकल, है ना? ये बात। बॉट, बॉट माने खरीदना, ऐसे जैसे मान लो BORE, बोर, बोर माने तो वो ऐसा व्यक्ति भी होता है जो तुम्हें परेशान करता है ना? ही हैपन्स टू बी एन एब्सोल्यूट बोर, है ना? कि उसके पास तो कोई बैठना ही नहीं चाहता, ही हैपन्स टू बी ए बोर, एंड आई गॉट बोर्ड, और मैं उससे बोर हो गया। तो ये BORE, बोर फर्स्ट फॉर्म हो गई, है ना? ऊब जाने के लिए, ऊब जाना का फर्स्ट फॉर्म बोर है, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोर्ड हो जाती, थर्ड फॉर्म भी बोर्ड हो जाती। बॉट, खरीदना, और ब्रॉट, लाना, है ना? दोनों ही इंट्रांजिटिव, दोनों ही डी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले दोनों ही क्या लेती हैं? फोर लेती हैं, है ना? बाई की तो है बॉट, और ब्रिंग की है ब्रॉट, है ना? तो बॉट V2 and V3 of buy, or brought V2 and V3 of bring. She has brought me, she has brought me a toy, she has brought a toy for me, and I have bought, I have bought her a dress, I have bought a dress for her. As bought, cast, ये जैसे आप वोट देते हो, कास्ट करते हो, है ना? वोट कास्टिंग होती है ना, वो कास्ट है ना? टू वोट फॉर समबडी और समथिंग, या फिर टू लुक, स्माइल, एटसेट्रा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना? शी कास्ट मी अ स्माइल, उसने मेरी तरफ यूं स्माइल फेंकी, ऐसे कास्ट। तो कास्ट, 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 ये भी तुमने पढ़ रखा है कि कास्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म कास्ट ही होती है। अब ये CASTE है, कास्ट, ये जाति है ना? इंडिया इज a home of various castes, 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 है ना? And have you casted your vote? नहीं, have you cast your vote, है ना? ये कास्ट वो CAST वाला कास्ट है, वोट कास्टिंग, है ना? कैच, गतिशील को पकड़ना, ये कैच है। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज मूविंग, है ना? पकड़ना किसी को। बस फिनिश कर रहे हैं। और होल्ड, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज स्टैटिक, होल्ड द रोप, यू शुड होल्ड द रोप, तुम रस्सी पकड़ लो,
है ना, एंड कैच मी इफ यू कैन, पकड़ लो मुझे, पकड़ सकते हो तो, एंड होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लो, है ना, ये बात है। अगर कोई मूविंग है, कैच द कैट, उस बिल्ली को पकड़ो, तो वो कैचिंग होती है, होल्डिंग नहीं होती। होल्ड तो जैसे मान लो द वॉल होल्ड्स दिस बोर्ड, वॉल इस बोर्ड को पकड़े हुए है ना, ये होल्डिंग हो गई है बेटा। क्या हो गया? हाँ, वो होल्ड ऑन, वो वेट है, वेट ऑन टेलीफोन, है ना, होल्ड ऑन कि वेट करना, स्पेशली ऑन टेलीफोन के लिए होल्ड ऑन बोलते हैं, है ना, वो फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, लास्ट कर लेते हैं, चाइल्डिश। चाइल्डिश तो मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ी, है ना। स्टॉप डूइंग चाइल्डिश एक्टिविटीज ऑल द टाइम, नाउ यू आर अ ग्रोन अप बॉय, अब तो तुम बड़े हो गए हो, स्टॉप डूइंग चाइल्डिश एक्टिविटीज ऑल द टाइम, एंड चाइल्ड लाइक, शी हैज अ चाइल्ड लाइक स्माइल, है ना, उसकी जो मुस्कान है ना, वो बच्चे जैसी मुस्कान है, इनोसेंट है, चाइल्ड लाइक अच्छा है, और चाइल्डिश डेरोगेटरी है, अच्छा नहीं है। ठीक है, कल इसको बढ़ाते हैं हम, इसको लगातार पढ़ते रहो, देखो है ना, रिवाइज करते रहो, देखते रहो, मीनिंग देखो वापस, है ना, डिक्शनरीज वगैरह में देखते रहो मीनिंग्स। ठीक है, कल हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए अलविदा।